To all, and I welcome you in the series of our orientation class. मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कोठारी इंस्टीट्यूट की तरफ से। हमारी इस ओरिएंटेशन क्लास की सीरीज में मॉर्निंग में हमने ये देखा था कि क्या एक्चुअली इन एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए करना चाहिए। अब हम कंटेंट वाइज इन एग्जाम्स को देख रहे हैं या कंटेंट वाइज अपना टॉपिक देख रहे हैं। मैंने जो सबसे पहला अपना टॉपिक पिकअप किया है वो है इंडियन इकोनॉमी, जो पेपर थर्ड है आपका। उस पेपर थर्ड में आपका नेशनल इनकम का टॉपिक है और इस नेशनल इनकम के टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हम समझते हैं। एक चीज जो मैंने आपको मॉर्निंग में भी बताया था कि टॉपिक पढ़ने से पहले या समझने से पहले अपने दिमाग से एक ये बात निकाल दीजिए कि आपको इतना ही पढ़ना है, आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जा सकता है, किसी भी प्रकार से बनाया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। सबसे पहली चीज मैं आपको एक एजेंडा बता दूं, एक वे बता दूं कि हम क्या सब चीजें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अलग अलग प्रकार के आय, डिफरेंट इनकम के अप्रोचेस क्या क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के डिफरेंट इनकम हो सकते हैं। इसके बाद हम जीडीपी, जिसको कि आप जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, फिर एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। इसके बाद जीडीपी ग्रोथ रेट क्या चीज होती है, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या चीज होती है, हम इस चीज को समझेंगे। इसके बाद नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट पीपीपी, सकल घरेलू उत्पाद की गणना दो आधार पर होती है। पहला होता है हमारा नॉमिनल जीडीपी और दूसरा होता है हमारा जीडीपी एट पीपीपी। दोनों क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम इन डिटेल में फिर से समझेंगे। फिर बेस ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन, किस प्रकार से गणना होती है जीडीपी की, हम इसको देखेंगे। इसके बाद कुछ नए कॉन्सेप्ट्स जो आजकल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, ग्रीन जीडीपी, ग्रीन चैनल, ग्रीन अकाउंटिंग, हम इसके बारे में समझेंगे। और ग्रोथ और डेवलपमेंट, इनके बीच का रिलेशन, हम विकास और वृद्धि, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का रिलेशन समझेंगे और ये देखेंगे कि जीडीपी हमें क्या इंडिकेट करता है। और लास्ट में नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना से जुड़े हुए भारत में जो विभिन्न समस्याएं हैं, उन समस्याओं की तरफ हम देखेंगे। तो ये वो बेसिक चीजें हैं जिन बेसिक चीजों को हम अभी डिस्कस करेंगे। पूरी की पूरी क्लास संभवतः आज हम नहीं खत्म कर पाएंगे, तो 2 से 3 क्लासेस में हम ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। और इन बिटवीन अगर कोई चीज ऐसी है जो कि यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, छूट गई है, उसको भी हम बीच में डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए आइए और समझते हैं राष्ट्रीय आय की कॉन्सेप्ट्स को। सबसे पहली चीज देखिए, यहाँ पर मैंने जो लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि पहले समझिए कि आय के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से अलग अलग तरह के आय होते हैं। हम जीडीपी, जीएनपी, इन सब चीजों के बारे में बात करें उससे पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझें कि आय के प्रकार किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास है ग्रॉस और नेट। ग्रॉस जिसको कि आप सकल कहते हैं, नेट जिसको कि आप शुद्ध कहते हैं। यहाँ पर मैं कोई डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कोई नेशनल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर मैं सिर्फ बात कर रहा हूं ग्रॉस इनकम और नेट इनकम की, सकल उत्पाद की और शुद्ध उत्पाद की। देखिए ग्रॉस क्या चीज होती है, आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जब कभी भी आपकी सैलरी बनती है तो उस सैलरी में, अब यहाँ पर मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके एज एन इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, और इंडिविजुअल की इस चीज को पहले समझने की कोशिश कीजिए। ग्रॉस की जब हम बात कर रहे हैं तो ग्रॉस में हम क्या बोल रहे हैं, जितनी भी चीजें आपकी सैलरी में, आपको पता है कि अलग अलग कंपोनेंट होता है। जैसे आपकी सैलरी में आपको बेसिक मिलता है, फिर आपको एचआरए मिलता है, फिर आपको मेडिकल अलाउंसेस मिलता है, फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस मिलता है। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपकी सैलरी में एड ऑन होता है। आपकी सैलरी है और देश की सैलरी राष्ट्रीय आय है।
जब हम बात करते हैं आपके बेसिक की, तो एक एग्जांपल मानता हूं कि हो सकता है ये मान लीजिए 10,000 रुपए है। उसी तरह से एचआरए में XYZ कुछ रुपए होगा, मेडिकल में XYZ कुछ रुपए होगा, और आपके ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी कुछ रुपए होगा। ये सब मिला करके कुछ रुपए होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम मान लेते हैं कि मान लीजिए ये 15,000 रुपए होता है। तो ये जो 15,000 रुपए हो रहा है, ये 15,000 आपकी ग्रॉस सैलरी है, क्योंकि ये वो पूरी अमाउंट को कैलकुलेट करके सैलरी बनाई जा रही है, सभी चीजों को कैलकुलेट करके सैलरी बनाई जा रही है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ग्रॉस सैलरी कह रहे हैं। लेकिन ये वो सैलरी नहीं होती है जो आपके हाथ में एक्चुअल में आती है। ग्रॉस सैलरी मतलब जो आपके सैलरी स्लिप में दिखाई दे रही है कि भाई 15,000 आपने इस मंथ में पूरा का पूरा कमाया है, लेकिन ये वो अमाउंट नहीं है जो अमाउंट वास्तव में आपके हाथ में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि कट जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का कट गया, कोई आपने कंपनी का मेस यूज किया है, कंपनी का कोई और बेनिफिट लिया है, उस बेनिफिट का आपका डिडक्ट हो गया। तो होता क्या है कि आपकी सैलरी में से कुछ हिस्सा डिडक्ट हो जाता है। मान लीजिए सारी चीजों को मिला करके जो आप में से डिडक्ट हुआ है, वो डिडक्ट आपका हुआ है मान लीजिए 500 रुपए। और अगर 500 रुपए डिडक्ट हुआ है तो आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 14,500 रुपए, ना कि 15,000 रुपए। तो जो आपकी 15,000 रुपए सैलरी थी वो आपकी ग्रॉस सैलरी थी, जिसमें कि हमने सभी चीजों को ऐड किया था। अब इसमें से इस 500 रुपए जो कि डिडक्टेबल्स हैं, जो कि घटाने की चीज है, उसको जब मैंने घटा दिया तो बाकी जो बचा हुआ है वो आपका क्या है, नेट सैलरी। तो यहां पर समझिए ग्रॉस मतलब सब कुछ मिला करके, और जब हम नेट की बात करते हैं तो नेट मतलब उस ग्रॉस में से जो डिडक्टेबल्स हैं, जो घटाने वाली चीजें हैं, उन चीजों को हटाने के बाद जो बच रहा है उसको हम क्या कहते हैं, नेट। तो ग्रॉस इज इंक्लूसिव ऑल, नेट इज आफ्टर डिडक्टेबल। तो ग्रॉस सभी चीजों को मिला करके, और नेट जो उसमें से घटाने वाली चीजें हैं उसको घटाने के बाद में जो बचा है उसको हम क्या कहते हैं, नेट। चलिए अगला एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसको हम कहते हैं नॉमिनल इनकम। अब नॉमिनल इनकम क्या चीज होता है? अगर मैं ये बोलूं कि आपके हाथ में जो भी अमाउंट आ रहा है या सभी कुछ फैक्टर्स को जोड़ करके जो वैल्यू बन रहा है, उस वैल्यू को कहते हैं हम नॉमिनल इनकम। मान लीजिए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, तीनों चीजों को जोड़ करके वास्तव में जो आपके हाथ में पैसा आया है, उस पैसे को हमने कहा नॉमिनल इनकम, जो कि सभी चीजों को जोड़ करके बना है। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रियल इनकम। अब समझिए रियल इनकम क्या होता है, वास्तविक आय क्या चीज होती है। रियल इनकम का मतलब होता है जब आपके नॉमिनल इनकम से इन्फ्लेशन को, जो मूल्य वृद्धि है, इस मूल्य वृद्धि के मान को घटा दिया जाए तो बची हुई संख्या जो है उस संख्या को हम रियल इनकम कहते हैं। मेरा एग्जाम्पल से समझिए इस चीज को, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए नॉमिनल इनकम जो हमारा है वो 100 रुपए का है, परंतु हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का जो रेट है, जो आपके यहां मूल्य वृद्धि के दर का जो रेट है, वो मूल्य वृद्धि के दर का रेट मान लीजिए 8 रुपए का है या 8% का है। इसका मतलब ये है कि आपके हाथ में तो वास्तव में 100 रुपए आया, परंतु इस 8 रुपए के इन्फ्लेशन के कारण जब आप बाजार में जाएंगे तो इस 100 रुपए से आप मात्र 92 रुपए की चीजों को खरीद सकते हैं। 8 रुपए की चीज आप नहीं खरीद सकते क्योंकि ये आपका इन्फ्लेशन है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब 100 रुपए तो आपके हाथ में है, बट वास्तव में जब आप किसी वस्तु को खरीदने जाएंगे तो वहां पर आप 100 रुपए की वस्तु नहीं खरीद सकते हैं, वहां आप सिर्फ 92 रुपए की वस्तु खरीद सकते हैं, क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था में 8% की महंगाई दर भी है, इन्फ्लेशन रेट भी है। तो जब मैं इस 100 रुपए में से इस 8 रुपए को घटा देता हूं तो जो बाकी बचा हुआ अमाउंट आया है, इस अमाउंट को मैं क्या बोलता हूं, रियल इनकम। तो ये 100 रुपए मेरा नॉमिनल इनकम था, और ये जो 92 रुपीज आया है ये मेरा रियल इनकम है, ये मेरी वास्तविक आय है। नॉमिनल और रियल में डिफरेंस क्या है? आपके हाथ में भले ही 10,000 रुपए आ जाए, परंतु इन्फ्लेशन के आधार पर आप जितने मूल्य की वस्तुएं खरीद सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रियल इनकम या वास्तविक आय। अब अगला एक चीज देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्पोजेबल इनकम।
डिस्पोजेबल इनकम मतलब होता है व्यय करने हेतु राशि। अब यहां पर समझिए, जो आपको सैलरी मिलती है, जो आपके हाथ में इनकम मिलता है, उस इनकम में से सबसे पहली आपकी जो प्रायोरिटी आती है वो आती है टैक्स पे करने की। सरकार के जो विभिन्न टैक्स हैं उन टैक्स को आप पहले पे करिए। जब आप इन टैक्स को पे कर देते हैं तो बाकी जो बचा हुआ धनराशि है, बाकी जो बचा हुआ इनकम है, उस इनकम को हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। हम इसको डिस्पोजेबल इनकम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब आप इस इनकम का कुछ भी करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी आपकी सबसे पहली प्रतिबद्धता जो बनती है, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है, वो गवर्नमेंट के टैक्स भरने की बनती है। और उस टैक्स को भरने के बाद आपके पास जो पैसा बचा है, उस पैसे का आप कुछ भी कीजिए, डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? डिस्पोजेबल इनकम। तो जब हम ग्रॉस की बात करते हैं तो सब चीजें मिला करके उसमें से जो घटाने लायक वस्तुएं होती हैं, डिडक्टेबल्स होती हैं, उनको घटाने के बाद जो बचता है उनको हम कहते हैं नेट। नॉमिनल इनकम, जो वास्तविक गणना के बाद इनकम आपके हाथ में आई है। लेकिन इस इनकम को वास्तविक इनकम हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसका मान वो नहीं है। 100 रुपए आपके हाथ में जरूर है, परंतु आप 100 रुपए की वस्तुओं को नहीं खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि 8% की महंगाई दर यहां पर लग रही है। और इस 8% की महंगाई दर को जब हम एडजस्ट करते हैं, तब जो हमारे पास संख्या बन के आती है, उस संख्या को हम क्या कहते हैं? रियल इनकम। सो नॉमिनल इनकम और रियल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या चीज होती है? आपके हाथ में जो अमाउंट आया है, जो इनकम आया है, उस इनकम में से जब आप गवर्नमेंट के रिक्वायर्ड टैक्सेस को घटा देते हैं तो बाकी बचे हुए इनकम को हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, चलिए अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद आगे देखिए, हम मेन चीजों को समझते हैं, जैसे हम जीडीपी, जीएनपी और बाकी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है वो जीडीपी है। जीडीपी यानी आपको मालूम है, इसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसको हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब इसके डेफिनेशन को मैंने जो लिखा है, इस डेफिनेशन को मैंने तोड़ तोड़ के लिखा है, अलग अलग करके लिखा है, एक ही पंक्ति में नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि इस हर पॉइंट का मैं आपको कुछ अलग मतलब समझाना चाहता हूं, इसलिए मैंने इन सभी को अलग अलग करके लिखा है। अब इसको पहले समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप इसको समझ गए तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट देखिए मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है ये फाइनल वैल्यू है। फाइनल वैल्यू है, अंतिम मूल्य है या अंतिम मान है। यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने वैल्यू वर्ड का यूज किया है, मैंने मान वर्ड का यूज किया है, मैंने प्राइस का यूज नहीं किया है। क्योंकि प्राइस हमेशा मान होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर समझिए, आप बाजार जाते हैं और बाजार जाकर के आप देखते हैं कि आपको कोई सब्जी है जो कि 15 रुपए किलो मिल रहा है, परंतु क्या वास्तव में आप उसके लिए 15 रुपए पे कर देते हैं? नहीं पे करते हैं। आप वहां पे निगोशिएट करते हैं और उसके बाद जो फाइनल वैल्यू डिसाइड होती है 12 रुपए, 13 रुपए, आप उसके लिए वो मूल्य पे करते हैं। तो प्राइस तो इसका 15 रुपए था, बट वास्तव में क्या आपने 15 रुपए पे किया? नहीं पे किया। आपने वास्तव में पे किया सिर्फ 12 रुपए। वो 12 रुपए इसकी वैल्यू है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप 15 के 15 रुपए भी पे करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसी वस्तु को, आप पेट्रोल खरीदने के लिए जाते हैं, जब पेट्रोल आप खरीदने के लिए जाते हैं, वहां वो बोलता है कि 90 रुपए लीटर है, तो क्या आप वहां निगोशिएट कर सकते हैं? नहीं निगोशिएट कर सकते हैं। वहां आपको 90 रुपए ही पे करना पड़ता है। तो वहां तो प्राइस और वैल्यू बराबर हो गई, परंतु हर जगह ये नहीं होता है। तो हमको जो कैलकुलेट करना है, या हम जिस चीज की बात करते हैं वो वैल्यू की बात करते हैं, वो मान की बात करते हैं। क्यों मान की बात करते हैं? क्योंकि यही वो वास्तविक मुद्रा है जो आपकी जेब में आ रही है। प्राइस तो हम कुछ भी बोल दें, बट वास्तविक मुद्रा, वास्तविक अमाउंट जो आपकी जेब में आ रहा है वो वैल्यू है। इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? फाइनल वैल्यू, अंतिम वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं। किस चीज की? अच्छा, फाइनल की बात कर रहा हूं, अंतिम की बात कर रहा हूं, बीच की वस्तुओं का मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो जब हम जीडीपी की गणना करते हैं तो हम बीच की वस्तुओं का मान या वैल्यू नहीं कैलकुलेट करते हैं, हम अंतिम मूल्य को कैलकुलेट करते हैं।
चलिए, किस चीज के अंतिम मूल्य को, तो हम कैलकुलेट करते हैं सभी प्रकार के वस्तुओं को, जिसमें गुड्स भी आ जाते हैं और सर्विस भी आ जाते हैं, जिसमें वस्तु भी आ जाती है और सेवाएं भी आ जाती हैं। कौन सी वस्तु और सेवाएं? जो प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ द नेशन, आपके देश की जो बाउंड्री है, देश की जो परिधि है, इस परिधि के अंतर्गत जितने भी प्रकार के गुड्स और सर्विसेज, जितनी भी प्रकार की वस्तु और सेवाएं उत्पन्न होती हैं, उसके अंतिम मूल्य, अंतिम वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। किनके द्वारा प्रोड्यूस? तो बाय ऑल द प्रोडक्शन फैक्टर। मैंने देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन, जनसंख्या नहीं लिखा है, क्योंकि जनसंख्या वास्तव में प्रोडक्शन फैक्टर होगी ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल हम समझते हैं, कोई 5 महीने का जो बच्चा है, वो 5 महीने का बच्चा जनसंख्या में तो है, परंतु वो प्रोडक्शन फैक्टर नहीं है। कोई 70 वर्ष का एक बुजुर्ग है जिसने अपने जीवन के सारे प्रोडक्टिव समय को बिता दिया है, तो वो एक पॉपुलेशन तो है, वो एक जनसंख्या तो है, परंतु वो एक प्रोडक्शन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर जब हम जीडीपी की गणना कर रहे हैं, तो जीडीपी की गणना को करते समय हम बहुत स्पेसिफिक है उत्पादन के कारक के द्वारा। यानी अगर हम एक बात करें कि अगर मेरे पास कोई जमीन है, तो जमीन को मैं पॉपुलेशन तो नहीं कह सकता हूं, परंतु उस जमीन से मुझे किसी न किसी प्रकार की अगर आय उत्पन्न होती है, तो वो मेरा एक प्रोडक्शन फैक्टर है। हाँ, ये प्रोडक्शन फैक्टर कहां होना चाहिए? ये प्रोडक्शन फैक्टर होना चाहिए इनसाइड द बाउंड्री ऑफ द नेशन। आपके देश की सीमा रेखा के अंदर की हम बात कर रहे हैं। आपके देश की सीमा रेखा के अंदर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब आपसे किसी प्रकार का कोई सैलरी पूछा जाए, तो सैलरी पूछने पर इन सब आप सैलरी का फिगर तो बताते हैं, परंतु उसके साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपको बताना पड़ता है कि ये जो आपने सैलरी बताई है, ये एक दिन की सैलरी है, एक महीने की सैलरी है, या एक वर्ष की सैलरी है। उसी प्रकार से जब देश की सैलरी की मैं बात करूंगा, देश के राष्ट्रीय आय की बात करूंगा, तो यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये कितने समय का है, क्या ये एक दिन का है या कि 1 साल का है। तो जनरली हम क्या करते हैं, 1 साल के समयावधि के लिए, 1 ईयर के पीरियड के लिए जो भी हमारे यहाँ प्रोडक्ट का प्रोड्यूस होता है, उसकी वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। चलिए, अब इन सभी पॉइंट्स को एक बार जोड़ करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज being produced within the boundary of nation by all the production factor present inside the boundary of nation in a period of 1 year। सकल घरेलू उत्पाद उन सभी वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य है जो कि देश की परिधि के अंदर, देश की परिधि में उपस्थित सभी उत्पादन के कारकों के द्वारा 1 वर्ष में उत्पादित किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि जीडीपी क्या चीज होता है ये आपको समझ में आया। जीडीपी के लिए इन सब चीजों को मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि इन सब चीजों पे मैं आपको कुछ नई चीजें समझाऊंगा, इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। फाइनल वैल्यू है, ऑल प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज होना जरूरी है, देश की बाउंड्री के अंदर होना जरूरी है, प्रोडक्शन फैक्टर के द्वारा होना जरूरी है, और 1 वर्ष की समयावधि के अंदर होना जरूरी है। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो बार बार हमारे पास आता है, जीडीपी ग्रोथ रेट, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, हम इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, जीडीपी ग्रोथ रेट इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी। जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद किस दर से विकास कर रहा है, किस दर से वृद्धि कर रहा है, इस दर को हम क्या कहते हैं, जीडीपी के ग्रोथ रेट कहते हैं। एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए पिछले वर्ष जो जीडीपी था वो 100 रुपए का था, इस वर्ष जो जीडीपी है वो 108 रुपए की जीडीपी है। इसका मतलब कि 100 रुपए से 108 रुपए हो गया, यानी अगर मैं इसको प्रतिशत के हिसाब से देखूं, परसेंटेज पे देखूं, तो ये 8% बढ़ गया है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है, जीडीपी के विकास की दर जो है, ये 8% है।
अब ध्यान दीजिए, जीडीपी ग्रोथ रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है? क्योंकि ये देश के विकास के वृद्धि के दर को बताता है। एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए किसी एक इकोनॉमी का जीडीपी आज की डेट में 100 रुपए है और किसी दूसरी इकोनॉमी में जीडीपी जो है वो 1000 रुपए है। तो आज की डेट में तो ये दूसरी इकोनॉमी का जीडीपी ज्यादा है, परंतु अब दूसरी बात यहां पर समझिए, यहां क्या हो रहा है कि आपको देखने के लिए मिल रहा है, यदि मैं कहूं कि इसके विकास की दर 10% है और इसके विकास की दर 1% है, इसका कहने का मतलब है कि बहुत ही जल्दी वो समय आएगा जब ये जीडीपी की वैल्यू इस जीडीपी की वैल्यू से ऊपर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके बढ़ने की दर जो है वो बढ़ने की दर ज्यादा है कंपैरेटिव टू इसके। इसलिए जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसलिए जब भी आप सुनते हैं या जब भी आप पढ़ते हैं तो आप जीडीपी के वैल्यू के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, जीडीपी का मान कितना है उसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। आप ज्यादा किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? आप ज्यादा पढ़ते हैं उसके विकास के दर की। आपको ज्यादा इंपैक्ट क्या करता है? उसका विकास का दर, क्योंकि विकास का दर ही है जो कि कल के जीडीपी को निर्धारित करेगा। है? तो यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि जीडीपी क्या चीज होती है और जीडीपी के ग्रोथ की या विकास की दर क्या चीज होती है, ग्रोथ रेट क्या चीज होती है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखिए, मैंने आपको कहा था कि जीडीपी का जो डेफिनेशन जिस तरह से मैंने आपको समझाया है उस डेफिनेशन को आप बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि उससे देखिए मैंने कई सारे अंडरस्टैंडिंग, कई सारे कॉन्सेप्ट्स उस डेफिनेशन से निकाले। जैसे सबसे पहला देखिए कॉन्सेप्ट मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है इनकम ऑफ ऑल द फॉरेनर्स, वो सभी विदेशी लोग और उनकी आय जो कि लिविंग इनसाइड द कंट्री, जो कि आपकी देश की सीमा रेखा के अंदर रहते हैं, विल बी काउंटेड फॉर द जीडीपी कैलकुलेशन। अब इस चीज को आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज आपके डेफिनेशन से क्लियर है। देखिए क्या लिखा है, सभी विदेशियों का जो कि देश की सीमा रेखा, आपके भारत देश की सीमा रेखा के अंदर रहते हैं, इनके द्वारा उत्पादित की गई आय, इनकम बीइंग जनरेटेड बाय देम विल बी कंसीडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी की गणना के लिए इनका कैलकुलेशन यूज होगा। क्यों होगा? वापस से चलिए डेफिनेशन पे, देखिए मैंने क्या लिखा है, बाय ऑल द प्रोडक्शन फैक्टर, उत्पादन के सभी कारक जो कि देश की सीमा रेखा के अंदर है। मैंने यहां बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि वो आपके देश के हैं या आपके देश के नहीं है, आपकी देश के अंदर होने चाहिए, फिर चाहे वो इंडियन हो, फिर चाहे वो यूएस का बंदा हो, फिर चाहे वो जापान का हो, चाइना का हो, पाकिस्तान का हो, कहीं का भी हो, यदि देश की सीमा रेखा के अंदर है तो इसका इनकम जोड़ा जाएगा। दूसरी चीज, यहां से मुझे एक और चीज समझ में आती है, एक और देश है मान लीजिए यूएस, और इस यूएस में यहां पर एक इंडियन बैठा हुआ है, क्या इसकी आय आप जीडीपी की गणना के लिए, कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? भले ही ये इंडियन है बट ये आपकी देश की सीमा रेखा के अंदर नहीं है। तो हम सिर्फ उन्हीं उत्पादन के कारकों की बात करेंगे जो कि देश की सीमा रेखा के अंदर है। इससे मुझे एक चीज समझ में आती है कि यदि कोई विदेशी है जो कि मेरे देश की सीमा रेखा के अंदर है तो उसके द्वारा वो जो अर्निंग करेगा वो जीडीपी में कैलकुलेट होगा, बट अगर कोई इंडियन है जो मेरे देश की बाउंड्री के बाहर है, यूएस में है, जापान में है, वो वहां जो अर्न कर रहा है वो मेरे देश की जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा। एक बात क्लियर है, क्या चीज मुझे समझ में आई डेफिनेशन से। दूसरी बात समझिए, इंटरमीडिएटरी गुड, जो मध्यस्थ वस्तुएं होती हैं, इन मध्यस्थ वस्तुओं को मैं जीडीपी की गणना के लिए उपयोग में नहीं लाता हूं। क्यों? फिर से डेफिनेशन में चलिए, मैंने क्या कहा, फाइनल वैल्यू, अंतिम वस्तुओं का, ना कि बीच की वस्तुओं। अब ये बीच की वस्तुओं को हम क्यों नहीं जोड़ते हैं? तो यहां पर भी देखिए एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है? मान लीजिए
मान लीजिए आप बाजार जाते हैं, एक होटल है जिसका, वो बाजार जाता है और बाजार जाकर के कुछ वेजिटेबल्स खरीद के लाता है, सब्जी खरीद के लाता है। भाई कितने का खरीद के लाता है? 100 रुपए का खरीद के लाता है। अब इस 100 रुपए की सब्जी में से वो अपने होटल में आकर के इसकी बढ़िया कोई सब्जी बनाता है, उस सब्जी को बेच देता है वो किसी कस्टमर को 150 रुपए में। मतलब इस 150 रुपए में ये 100 रुपए भी इंक्लूडेड है। अब अगर आप यहाँ पर कहेंगे कि हम मध्यस्थ वस्तुओं को भी जोड़ेंगे, तो देखिए क्या हुआ, आप कहेंगे कि सर 150 रुपए ये और 100 रुपए ये, यानी टोटल मिलाकर के हमारी इकोनॉमी में कितने का प्रोड्यूस हुआ? तो हमारी इकोनॉमी में 250 का प्रोड्यूस हुआ। पर क्या वास्तव में 250 का प्रोड्यूस हुआ? नहीं हुआ, वास्तव में तो सिर्फ 150 का प्रोड्यूस हुआ। क्यों? क्योंकि ये 150 में जो 100 रुपए है, वो 100 रुपए तो ऑलरेडी आप जोड़ चुके हैं जब आप वेजिटेबल की बात कर रहे हैं। इसलिए किसी वस्तु या सेवा की गणना दो बार ना हो जाए, जो कि वास्तव में है ही नहीं, इसके लिए हम क्या कहते हैं, सिर्फ फाइनल, सिर्फ अंतिम वस्तु और सेवाओं को जोड़ते हैं। मध्यस्थ वस्तुएं, इंटरमीडिएटरी गुड्स और सेवाओं को हम इसमें नहीं जोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है, प्रोडक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड बट नो वैल्यू। यदि कोई वस्तु और सेवा उत्पादित होती है परंतु उसका कोई वैल्यू, कोई मान नहीं है, तो भी इसको मैं जीडीपी में नहीं कैलकुलेट करूंगा। प्रोडक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड, वस्तु या सेवा उत्पन्न हो रही है परंतु उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसका मान नहीं है, तो भी उसको जीडीपी में काउंट नहीं करूंगा। क्यों? फिर से डेफिनेशन में चलिए, हमने क्या कहा है, प्रोडक्ट, ऑल द प्रोडक्ट्स व्हिच डू हैव फाइनल वैल्यू। हर वो वस्तु सेवा काउंट होगी जो उत्पादित हो रही है परंतु उसकी वैल्यू होनी चाहिए। देखिए लिखा है फाइनल वैल्यू, यानी अगर उत्पादित हो रही है पर कोई फाइनल वैल्यू नहीं है तो उसकी गणना आप जीडीपी में नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या वास्तव में ऐसा कभी होता है? बिल्कुल होता है। एक बहुत सिंपल सा, कॉमन सा एग्जाम्पल समझिए। भारत एक देश है जिस देश में हम वुमेन को हाउसवाइफ कहते हैं, राइट? हाउसवाइफ कहते हैं मतलब कि यदि ये हाउसवाइफ आपके घर में है तो ये हाउसवाइफ आपके घर में जो काम कर रही है, फॉर एन एग्जाम्पल मम्मी काम कर रही है, वाइफ काम कर रही है, सिस्टर काम कर रही है, आपके घर में खाना बनाने का, बर्तन धोने का, झाड़ू पोछा करने का काम, क्या ये सर्विस नहीं है? बिल्कुल सर्विस है। बट क्या इस सर्विस की कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है? नहीं होती है। अब एक एग्जाम्पल समझिए कि यदि इसी काम को आपने किसी मेड से करवाया तब तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, यानी उस समय ये सर्विस है और उसके लिए आप उसको पे कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके घर में मम्मी, सिस्टर, वाइफ इन चीजों को कर रही है तो ये सर्विस तो प्रोड्यूस हो रही है परंतु इस सर्विस का किसी प्रकार का कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं हो रहा है। देखिए, सर्विस बीइंग प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड, वस्तु या सेवाओं का उत्पादन हो रहा है पर कोई वैल्यू नहीं हो रही है। इस कारण से इसको भी जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा। तो जब वस्तु और सेवाओं का उत्पादन भले ही हो रहा है परंतु यदि उनका कोई मान नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको हम जीडीपी की कैलकुलेशन में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, अब देखिए, वैल्यू बीइंग प्रोड्यूस्ड बट नो न्यू प्रोडक्ट। अभी हमने क्या कहा, वस्तु और सेवाएं उत्पन्न हो रही हैं परंतु उसका कोई मान नहीं हो रहा है। अगला पॉइंट ये भी हो सकता है कि मान उत्पन्न हो रहा है, वैल्यू उत्पन्न हो रहा है पर किसी प्रकार की कोई नई वस्तु और सेवाओं का उत्पादन नहीं हो रहा है, तो भी इसको हम जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल समझिए। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है लेकिन कोई नई वस्तु नहीं प्रोड्यूस हो रही है, तो इसको हम जीडीपी में, या कैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है? तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कल मैं स्टॉक मार्केट में जाकर के, आपने जो सुना होगा शेयर बाजार, इस शेयर बाजार में जाकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई शेयर खरीद लेता हूं। ठीक है, अब इस शेयर को खरीदने के लिए मुझे मान लीजिए 300 रुपए या 200 रुपए पे करने पड़े, तो वैल्यू तो प्रोड्यूस हुआ। देखिए, मौद्रिक राशि प्रोड्यूस हुई, वैल्यू प्रोड्यूस हुआ है, परंतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर है, ये शेयर किसी नई वस्तु के लिए नहीं है,
ये किस चीज के लिए है? ये शेयर किसी के पास था, उससे मैंने खरीद लिया, कोई नई वस्तु तो उत्पादित नहीं हुई है। तो यहां पर देखिए वैल्यू तो प्रोड्यूस हुई है बट किसी प्रकार का कोई नई वस्तु उत्पादित नहीं हुई है। इस कारण से जो शेयर्स के ट्रांजैक्शंस हैं, जो आपके शेयर्स का लेन देन होता है, इन शेयर्स के लेन देन को हम जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं, भले ही यहाँ पे वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है। तो समझिए वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है परंतु किसी प्रकार का कोई नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तब भी हमने इसको जीडीपी में काउंट नहीं किया है। देखिए ये सारे जो आउटकम्स मेरे पास आए हैं, ये सारे आउटकम मेरे पास उसी डेफिनेशन से आए हैं जिस डेफिनेशन को मैंने अभी समझा था। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। जीडीपी की गणना के समय में एट द पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, इनकम अर्न बाय द फॉरेनर्स हु आर लिविंग इनसाइड द बाउंड्री ऑफ योर नेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। उन सभी विदेशियों के द्वारा उत्पादित की गई आय जो देश की सीमा रेखा के अंदर रहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कंसीडर किए जाएंगे। और वो सभी भारतीय जो देश की सीमा रेखा के अंदर नहीं रहते हैं, उनके द्वारा अर्जित की गई आय इनकम में या जीडीपी में काउंट नहीं होगा। ऑल द इंडियंस, those who are not living inside the boundary of the nation, income being earned by them will not be considered for the purpose of calculation of GDP. Voice is not clear. अजेंद्र, अभी वॉइस आ रही है आपको प्रॉपर? अजेंद्र आप अपना एक बार प्लीज ये माइक वगैरह चेक कीजिए। और किसी को भी वॉइस की इशू आ रही है क्या? प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। और किसी को भी वॉइस की इशू आ रही है क्या? आवाज सुनने में क्लियर आ रहा है आप सभी लोगों को? नहीं आ रहा है? बाकी और भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या? भाग्यश्री, नो सर क्लियर है। अजेंद्र सोनी, ओके। अजेंद्र अभी आ रही है आपको आवाज क्लियर? ओके, प्लीज थोड़ा सा अपना सेटिंग्स वगैरह चेक कर लीजिए, है ना। चलिए इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यानी जीडीपी के डेफिनेशन से मुझे जो चीज समझ में आई है वो 4 पॉइंट मैं आपको यहाँ पे फिर से एक बार डिस्कस कर देता हूँ। फॉरेनर्स की इनकम, अगर वो देश में है तो उनकी इनकम जोड़ी जाएगी। इंडिया का कोई व्यक्ति जो इंडिया में नहीं है उसकी इनकम जोड़ी नहीं जाएगी। यदि कोई मध्यस्थ वस्तु है, इंटरमीडिएटरी वस्तु है, तो उसका प्राइस भी कंसीडर नहीं होगा। यदि कोई ऐसी वस्तु और सेवा है जिसके लिए कि कोई वैल्यू प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो भी उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है हाउसवाइफ के द्वारा दी गई सर्विस जो अपने घर में वो देते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं? जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करते हैं। और इसके अलावा यदि वैल्यू है परंतु कोई नई वस्तु या सेवा उत्पन्न नहीं हो रही है तो भी उसको हम जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है शेयर्स का ट्रांजैक्शन। जो आपके शेयर्स का ट्रांजैक्शन लेन देन होता है उसको हम जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, यहां तक की बात आई होप आप सभी लोगों को क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहां पर मैं नेट पे बात जाऊंगा। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? अभी तक हम देखिए बात कर रहे थे ग्रॉस की। ग्रॉस यानी जितनी भी चीजें उत्पादित हुई हैं उन सभी चीजों को मैंने इसमें जोड़ दिया है। कंडीशन यही है कि जो अभी हमने डिस्कस किया, देश के अंदर होना चाहिए, अंतिम वस्तु होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, सेवा होना चाहिए, वस्तु होना चाहिए। इन सभी से जो फाइनल मूल्य मुझे मिला है वो मैंने जोड़ लिया। क्यों? क्योंकि अभी तक मैं बात कर रहा हूं ग्रॉस की, सकल की। मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया कि ग्रॉस मतलब क्या चीज होता है, मतलब सभी चीजों को ऐड करके। अब जब मैं नेट पे जाना चाहता हूं, शुद्ध पे जाना चाहता हूं, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या कोई चीज ऐसी भी है जिस चीज के कारण मुझे मान में घटाना पड़ रहा है या डेप्रिसिएशन करना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक तरह का आपका डिडक्टेबल हो गया, घटाव हो गया। तो समझिए डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या चीज होता है, जिसको कि हम मूल्य ह्रास कहते हैं।
कई बार आप ये सुनते हैं कि मूल्यह्रास जो होता है वो किस कारण से होता है, वो वियरिंग या टियरिंग के कारण होता है, घिसाव के कारण होता है। अब पहले डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझिए। आप खुद कहेंगे कि घिसाव के कारण तो होता ही है, बट सिर्फ घिसाव के कारण नहीं होता है, सिर्फ वेयरिंग और टियरिंग के कारण नहीं होता है। यहां से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल के जाऊंगा, दिमाग में आप अपने रखिएगा, ये आगे जाकर के आपको यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास, हम किस चीज को कह रहे हैं? लॉस इन वैल्यू। लॉस इन वैल्यू का मतलब क्या हुआ? आप किसी शोरूम में जा रहे हैं गाड़ी खरीदने के लिए, और आपने गाड़ी खरीद ली और गाड़ी आपके नाम पर रजिस्टर हो गई। आपने जब उसके बाद इंश्योरेंस कराया होगा तो आपने देखा होगा गाड़ी अभी उस शोरूम से निकली भी नहीं है, गाड़ी उसी शोरूम में खड़ी है, अभी सिर्फ वो आपके नाम पे रजिस्टर हुई है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उस पर 5% का डेप्रिसिएशन लगा देती है। यानी अब अगर किसी व्यक्ति को आप ये बेचने के लिए जाएंगे और आपने अगर 10,000 में खरीदा है, तो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा सर ये तो सेकंड हैंड है, ये आपके नाम पर है, तो मैं इसके 10,000 क्यों दूं? मैं इसके भले ही 9,500 रुपए दूंगा, लेकिन 10,000 तो नहीं दूंगा। देखिए मूल्य में कमी आ गई, देखिए वैल्यू में कमी आ गई। इस चीज को हम क्या कह रहे हैं? डेप्रिसिएशन। किसी प्रकार का कोई खिसाव नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई वेयरिंग टेयरिंग नहीं हुआ है, बट फिर भी यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ गया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ वेयरिंग और टेयरिंग से डेप्रिसिएशन होता है? तो डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास का मतलब क्या है? लॉस इन वैल्यू। वैल्यू में, मान में कमी आ जाना किसी भी कारण से आए। अब देखिए मैंने कुछ कारण यहाँ पर लिख रखे हैं। निश्चित रूप से एक कारण घिसाव होता है, निश्चित रूप से ये एक कारण है, बट सिर्फ ये एक कारण है ऐसा जरूरी नहीं है। तो वियरिंग और टियरिंग एक हो सकता है। दूसरा एक चीज ये देखिए, मैंने टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन लिखा है। क्यों टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन लिखा है? तो एक सिंपल सी बात समझिए। पिछले साल आपने जो मोबाइल खरीदा होगा 40,000 रुपए का, फॉर एन एग्जाम्पल, अब इस साल अगर आप उसे बेचने के लिए जाएंगे कि भाई इसे 30,000 में ले लो, तो भी व्यक्ति उसको नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि 30,000 में उससे कई गुना ज्यादा अपडेटेड मोबाइल आज की डेट में बाजार में मिल रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी का अपडेशन है। जैसे एक एग्जांपल समझिए, आज से 5 से 6 साल पहले जब आप कभी पेन ड्राइव खरीदते थे तो 800 या 900 रुपए का 1 जीबी का पेन ड्राइव खरीदते थे, शायद 512 एमबी का भी पेन ड्राइव खरीदते थे। आज आप बाजार में जाते हैं तो उसी 800-900 रुपए में आपको मेरे ख्याल से 32 जीबी 64 जीबी का पेन ड्राइव मिल जाता है। तो क्या आप उस 800-900 रुपए में आज की डेट में नया 1 जीबी का पेन ड्राइव खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई। अगला पॉइंट समझिए डेप्रिसिएशन का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे बहुत बढ़िया कंक्लूजन निकल के आएगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट। आप ये देखिए कि क्या आपके प्रोडक्ट का मैनेजमेंट, आप उसको जो रख रखाव कर रहे हैं, क्या ये इफेक्टिव है? एक एग्जांपल समझिए, मानिए दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। इन दोनों ने आज ही के डेट में एक नई बाइक खरीदी। नई बाइक खरीदी, कितने की खरीदी? 15,000 रुपए की इन दोनों ने खरीदी। अब ए क्या करता है, इस बाइक को ज्यादा चलाता नहीं है, प्रॉपरली मेंटेन करता है, टाइमली इसका मेंटेनेंस करवाता है, ऑयल चेंज करता है, सब कुछ करता है, धोता पोछता सब कुछ करता है, बहुत अच्छे से इसने मेंटेन करके रखा है। बी क्या करता है? ऐसा कुछ नहीं करता है, ना तो कोई मेंटेनेंस करवाता है, ना तो कुछ भी करवाता है, एक्सीडेंट अलग हो रहा है, ना धोता भी। अब एक बात सोचिए, 1 साल के बाद जब ये दोनों बाजार में इस बाइक को बेचने के लिए जाएंगे, आप किसकी बाइक के लिए हायर वैल्यू देने के लिए रेडी होंगे? निश्चित रूप से ए के लिए। क्यों? क्योंकि ए की बाइक जो है, ये ए की बाइक ज्यादा अच्छे से मेंटेन्ड है। बी की बाइक के लिए हो सकता है आप उतना वैल्यू देने के लिए रेडी ना हो। तो अब यहां पर एक बात समझिए, ए की बाइक में डेप्रिसिएशन कम हुआ। क्यों? क्योंकि ए ने इस चीज को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा था। फिर से मेरी बात समझिए, ए की बाइक में डेप्रिसिएशन बहुत कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि ए ने बाइक को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा था। इसी बात को उल्टा करके अगर मैं समझता हूं तो मुझे ये भी समझ में आता है
कि यदि आपने अपने एसेट्स को, अपने संपत्ति को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आपका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा, जो आपके मूल्य ह्रास की दर होगी, वो मूल्य ह्रास की दर तुलनात्मक कम होगी। यानी अगर आपको डेप्रिसिएशन कम करना है तो अपने चीजों को मेंटेन करके रखिए, या फिर अगर आपने अच्छे से मेंटेन करके रखा है तो आपकी चीजों का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कम होगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन वो वैल्यू है जो एक साल में कम हो गई। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? जीडीपी में जो जुड़ गई। अब डेप्रिसिएशन वो वैल्यू है जो कम हो गई। यानी अगर मुझे कभी भी ग्रॉस का नेट बनाना हुआ तो उसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को घटा देना पड़ेगा। यानी ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटाया, नेट बन गया। यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन घटाया तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन घटाया तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। यहां तक की चीज आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हुई होगी, और अगर आप सभी लोगों को क्लियर हो गई है तो यहां तक की चीज आप सभी को क्लियर है, प्लीज रिप्लाई कीजिए। इसके आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे, और कल हम इसके आगे समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज इसके नोट्स आप जरूर बनाते जाइए, ताकि जो समय आप दे रहे हैं उस समय का आप उपयोग कर पाए, ठीक है। तो प्लीज इसके नोट्स आप बनाते जाइए, कल हम इसके आगे का समझेंगे, और अभी तो हमें जीडीपी में और भी बहुत कुछ समझना बाकी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग। अब कल मॉर्निंग में आपकी क्लास होगी, इवनिंग में मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। सो प्लीज इवनिंग में इस क्लास को रेगुलर अटेंड जरूर कीजिए। 2 से 3 दिन में मैं बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग।